अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू मैथ मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के साइंस ग्रुप का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर्स है। यानी कि इस चैप्टर का कुछ हिस्सा हमारा मैट्रिसेस पर होगा और कुछ हिस्सा हमारा डिटर्मिनेंट्स पर होगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली मैट्रिक्स को उर्दू में हम कालिब बोलते हैं, ठीक है। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 7, 3, 2, 4, 0 and then closed by brackets square is said to form a matrix। यानी कि मैट्रिक्स कालब वो होता है जो एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर कलेक्शन होती है रियल नंबर्स की। ये रेक्टेंगुलर की शेप बनी हुई है और ये एक अरे है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बहुत हाव नाव होगा कि ये अरे क्या चीज़ होती है, ठीक है। मतलब कि इस तरह के अगर हम नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में रियल नंबर्स को लिखेंगे रेक्टेंगुलर अरे में, और हम उसको बंद करेंगे ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो होता है हमारा मैट्रिक्स यानी कि कालिब। अब कालिब के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। जो हमारी हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं वो होती हैं रोज़, ठीक है, और जो वर्टिकली होती हैं वो होती हैं कॉलम्स, ठीक है। ये आपने ये मेन पॉइंट याद रखना है, ये है हमारी रोज़ और ये है हमारे कॉलम्स। इसकी डेफिनेशन आपको आपकी टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी। ये डेफिनेशन मैंने आपकी पीटीबी टेक्स्ट बुक से ली है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यानी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसको उर्दू में हम कहेंगे कि कालिब का मरतबा क्या है। यानी कि एक मैट्रिक्स को लिखने की ऑर्डर क्या है, उसकी तरतीब क्या है, उसमें जो है आपके मतलब रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितनी है, ये उसका एक ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स को बताने का ये उसका ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम बुक से देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स एम if a metric m if a metric m has m rows and n columns, then m is said to be of order m by n। for example, ये 1 1 2 0 3 2 इज ऑफ द ऑर्डर 2/3। यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये होता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। सबसे पहले हमारे पास एक m बाय n का फॉर्मूला होता है, यानी m का मतलब है हमारी रोज और n का मतलब है हमारे कॉलम्स। सबसे पहले हम इसके अंदर रोज़ लिखते हैं, यानी कि कितारें लिखते हैं। उसके बाद हम कॉलम्स लिखते हैं, यानी कि कॉलम लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर है 2/3। अब 2/3 कैसे, इसके अंदर रोज़ की तादाद देखिए, यू जो हॉरिजेंटल होती हैं वो होती हैं हमारी रोज़। ये कितनी रोज़ है हमारी 2 रोज़ है। सबसे पहले हमने 2 रोज़ लिखनी है, उसके बाद हमने कॉलम बताने हैं, 1 2 एंड 3 3 हमारे कॉलम है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर बता सकते हैं। उसके बाद जो हमें एक्सरसाइज 1.1 में ज़रूरत पड़ेगी वो होगी इक्वल मैट्रिसेस की। यानी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। लेट ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब ये है कि इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होते हैं, ये दो मैट्रिसेस हम लेंगे, उनके या तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल में मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। अगर मैट्रिसेस सेम होंगे तो हमारे वो मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे। अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज से इक्वल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग इंट्री से मुरा इक्वल से मुरा ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखें मैट्रिसेस में है 1 -4 3 2। इसी तरह हमारा जो मैट्रिक्स बी होना चाहिए उसके अंदर भी यही चीज़ें होनी चाहिए, जैसे 1 -4 2 + 1 3 4 -2 2। यानी कि इसके अंदर जितने रियल नंबर्स हैं मैट्रिक्स ए के अंदर और जितने मैट्रिक्स बी के अंदर रियल नंबर्स हैं, उनकी पहले तो तादाद बराबर होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब उनका ऑर्डर बराबर होगा तो उनकी तादाद भी बराबर होगी और उसके बाद वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब अगर यहाँ हमारे पास 1 होगा और यहाँ 2 होगा, यहाँ -4 होगा, लेट्स सपोज़ यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। ये इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इनकी एंट्रीज़ जो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है, एंट्रीज़ इक्वल होनी चाहिए। एंट्रीज़ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हमने मैट्रिसेस लिखा A = 2 -5 3 6। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर रोज़ की तादाद कितनी है। यानी कि हमारे पास m कितने हैं। हमारे पास m/n का फॉर्मूला होता है, तो m हमारे पास है रोज़, देखें 1 2, हमारे पास हैं 2 रोज़
और हमारे पास n की तादाद कितनी है, यानी कि कॉलम्स की 1 2, वो भी है 2। तो इसलिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस है वो होगा 2/2। ठीक है। अब एक इस तरह एक और है, F इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 है, मैट्रिक्स में 2। अब देखिए यहाँ पर जब सिंगल एलिमेंट है, जब सिंगल एलिमेंट होता है तो ये रोज़ का काम भी करता है और ये कॉलम्स का काम भी करता है। ठीक है। इसमें कितने रोज़ होंगी, इसमें हमारे पास होंगी 1 रोज़, और इसमें एट द सेम टाइम हमारे पास होगा 1 कॉलम, और इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर होगा 1/1। सिमिलरली इसी तरह एक और हमारे पास क्वेश्चन है, G इज इक्वल टू 2 1 2 3 2 4 0 3 5। इसके अंदर ये थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स है, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, घबराना नहीं। मैं आपको बहुत इजी और सिंपल मेथड के अंदर जो है मैथ करवाऊंगी, समझाऊंगी। मतलब इतना इजी आपको मैथ लगेगा कि आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। जैसे बच्चों को मोस्टली लगता है कि नहीं जी मैथ है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन मैथ मैजिक है। जैसे कि आप, मेरे चैनल का नाम भी मैथ मैजिशियंस है, तो उसका मतलब है मैथ वाकई मैजिक, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैथ कैसे मैजिक है। अब आप देखें, इसके अंदर हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2 एंड 3, यानी कि हमारे पास m है 3। अब कॉलम की तादाद क्या है, 1 2 एंड 3, यानी कि हमारे पास n कितने हैं, 3। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा 3/3। ठीक है। मतलब जो मैंने बुक से आपकी एग्जांपल बुक क्वेश्चंस लिए हैं, उनमें से मैट्रिसेस ऑलमोस्ट सबके मतलब 2/2 1/1 3/3 है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट है तो आपने बिल्कुल परेशान होना, बिल्कुल नहीं घबराना। आपने उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, जो बाकी रिमेनिंग हमारे पार्ट्स हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं पता चला, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि इसके अंदर से कौन सा मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। तो ये मैंने सारे मैट्रिसेस लिख लिए हैं, ABCDEFGHIJ तक हमारे पास मैट्रिसेस हैं। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। सबसे पहले आप देखें मैट्रिसेस ए की तरफ। ठीक है। मैट्रिसेस ए में हमारे पास 3 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। अब बी का तो ऑर्डर 1/1 नहीं है। अब हम सी की तरफ आते हैं। सी में है हमारे पास 5 एंड -2, सॉरी 5 इधर कॉमा नहीं है, ये 5 -2 है। 5 - 2 का मतलब है कि ये क्या है, 3 है। ठीक है। अब आप देखें कि इसकी इंट्रीज भी जो है वो इक्वल हो गई हैं, और इसका ऑर्डर भी इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ इक्वल मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है और सी के बराबर है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं हमारे पास। अब उसके बाद अब हम मैट्रिक्स बी की तरफ चलते हैं। अब आप देखें कि मैट्रिक्स जो बी है वो है 3 एंड 5। ठीक है। मैट्रिक्स बी हमारे पास 3 एंड 5। और अब हम देखेंगे ए और सी तो ख़त्म हो गया, अब हम डी की तरफ आएंगे। डी भी नहीं, इनके ऑर्डर सेम है, बट इसकी वो इंट्रीज नहीं सेम। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी मैट्रिक्स ई। ई भी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है, देखने से पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है। फिर एफ भी है, जी भी है, एच। अब हम एच भी नहीं, आई। आई पे अब हम आते हैं। आई का देखें, पहला है 3, और उसके बाद है 3 + 2 = 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 1/2, और मैट्रिक्स आई का ऑर्डर भी है 1/2, और इनकी इंट्रीज भी सेम है, यानी कि 3 एंड 5। इसका मतलब हमारे पास सेकंड क्या आ गया कि हमारे पास बी मैट्रिक्स बराबर है आई मैट्रिक्स के। अब बी ए बी सी ख़त्म हो गया, अब डी पर आते हैं। तो जी डी है 5 3, और अब आप देखें कि डी के साथ तो आई थिंक कोई भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि डी हमारा किसी के साथ भी नहीं बन रहा। उसके बाद अब हम देखेंगे ई पर। ई है हमारा 4 6 0 2। अब एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्डर भी नहीं। सबसे पहले आप बेटा ऑर्डर देख लें कि अगर इनका ऑर्डर सेम है तो उनको देखें, इंट्रीज भी सेम है। मतलब बहुत ही ईजी सिंपल से क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा है कि अगर इंट्रीज उनकी सेम है तो ज़ाहिर सी बात है इक्वल है, अगर ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल है। लेकिन देखें, फिर भी मैं आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। ई में है 4 6 0 2, और साथ एच में भी सेम है 4 6 0 2। इसका मतलब है ई बराबर है हमारे एच के। ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई, ई है हमारे पास इक्वल एच के। लेकिन अगर हम इसको एक और चीज़ देखें तो हमारे पास तो जे भी है, 2 + 2 4, और 2 + 4 6, 2 - 0 2, 2 + 2 2। इट मीन्स कि हमारे पास जे भी इन दोनों के बराबर है। ज़बरदस्ती, बहुत अच्छा हो गया। अब हम आते हैं अपने एफ मैट्रिसेस की तरफ। तो जब हम एफ़ की तरफ आएंगे तो एफ़ में है जी 2 एंड 6, सिंपली उसके साथ वाला बिल्कुल उसके बराबर में। जी में है 3 - 1 2, 3 + 3 6,
इट मीन्स कि अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ आई है वो है F इज़ इक्वल टू G। तो बहुत ही ईजी सा और सिंपल सा मेथड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो कहते हैं कि A B C एंड D की वैल्यू फाइंड करें जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे। अब सबसे पहले आप देखें ये इक्वेशन जो दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए ये इक्वल है, इसका मतलब है A प्लस सी जो इक्वल है वो 0 के है और C-1 इक्वल है 3 के, A प्लस 2 भी इक्वल है -7 के, 4D-6 इक्वल है 2D के। अब सबसे पहले आप लिखेंगे A प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें से तो हमारे पास हम ना ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना ही सी की निकाल सकते, इसलिए अब हम लिखेंगे C-1 इज इक्वल टू 3। अब आप बेसिकली इसमें से देखें कि ये दो हमारे पास जो है कांस्टेंट है और C इज इक्वल टू 3, ये -1 है, उधर जाके ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C इज़ इक्वल टू 4। यानी कि हमारे पास जो आंसर है C का वो 4 है। अगर हम नाम दे लें 1 का और इसको हम चले नाम दे लेते हैं जी 2 का। अगर हम लिखें कि अब पुट C इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 और 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है A प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब A प्लस सी की जगह पर आएगा 4 इज़ इक्वल टू 0। ए का 4 यहाँ पर ए के साथ जो 4 है यहाँ पर प्लस का उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का, यानी कि ए का आंसर है -4। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 4D-6 इज़ इक्वल टू 2D। अब देखें इसके अंदर तो हमें किसी चीज़ की वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरफ भी हमारे पास डी है और इस तरफ भी हमारे पास जो है वो डी है। इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे कि एक 4D अगर हम इस 2D को उठाकर इस तरफ लें तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और अगर हम इस -6 को उठाकर उस इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब 4D में से 2D माइनस करें क्योंकि ये लाइक टर्म्स हो गई, अब ये माइनस हो सकते हैं आपस में। 4D में से अगर हम 2D निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास जी 2D। ठीक है, 2D आंसर, 2D इज इक्वल टू 6। अब D इसके साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर वो हो जाएगा जी डिवाइड। अब 2 3 ज़ार 6, D इज इक्वल टू 3 आंसर है हमारे पास। अब आप हमारे पास A का आंसर भी आ गया, C का भी आ गया, D का भी आ गया। अब हमारे पास रहता है जी B। तो B के लिए हम देखेंगे कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर B हो। A प्लस 2B इज इक्वल टू -7 जी हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि यहाँ पर पीछे हमें देखें गिवन है A प्लस 2B इज इक्वल टू -7। तो अब यहाँ पर A प्लस 2B इज इक्वल टू -7 है। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A की वैल्यू हमारे पास आई, हम पीछे से देखते हैं, A की वैल्यू है जी हमारे पास -4। तो अब हम यहाँ पर A की जगह अगर हम पुट करें -4, अब आप लिखें पुट A इज इक्वल टू -4। पहले हमने इक्वेशन 1 2 3 की थी, चले अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब पुट A इज इक्वल टू -4, इस इक्वेशन में -4 को पुट करेंगे, -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7। अब आप देखें कि इस तरफ जो है -4 है, अगर हम इसको उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 2B इज इक्वल टू -7 प्लस 4, -7 में से 4 गया तो ये आ जाएगा -3। अब B इस तरफ हम रहने देंगे क्योंकि हमें सिर्फ B की वैल्यू चाहिए। अब हम 2 को उठा के अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये आएगा 3/2। तो हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमारे पास A B C एंड D तीनों का आंसर आ चुका है। अब देखें जी हमारे पास जो आंसर आए हैं ना क्वेश्चंस के, जैसे C का 4 है, A का -4 है, मैंने इनको ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे अच्छा सा प्यारा सा नीट सा, पेपर में अगर लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आता है, आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे, आप इसको C को ब्रैकेट करेंगे, A के आंसर को ब्रैकेट करेंगे और इसी तरह आप D को और B को ब्रैकेट करेंगे, तो फिर आपको जो एग्जामिनर है वो देखेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की, वो इसको फुल टिक करेगा और इसको आपको फुल मार्क्स दे देगा जितने आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इस तरह कोई चांस है ही नहीं कि जो जो एग्जामिनर है वो आपका जो है आंसर को गलत कर सके। अब पीछे आंसर जो है B इज़ इक्वल टू -1.5 है। अगर आप इसको इतना रहने देते हैं तो भी आपका आंसर वैलिड है, अगर आप उसको -1.5 लिखते हैं तो भी वैलिड है। और मेरा मशवरा ये है कि आप -1.5 लिखें, क्योंकि 9th ग्रेड के अंदर ऐसा होता है कि जो आपकी बुक वाले आंसर होते हैं ना उनको बोर्ड वाले ज़्यादा बेहतर मतलब कंसिडर करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी
जो है इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।